अस्सलाम वालेकुम। आज पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे ऑफ टर्म्स इन साइकाइट्री। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो चेक देम आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इस वीडियो के अंदर हम ये वाली टर्म्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। म्यूटिज़्म। सो सेलेक्टिव म्यूटिज़्म एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसमें अ पर्सन इज़ अनएबल टू स्पीक इन सर्टेन सोशल सिचुएशंस। इसमें ऐसे नहीं है कि पेशेंट बोल नहीं सकता, लेकिन द पेशेंट चूजेस नॉट टू टॉक। ठीक है, ये बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत कॉमन है। अगर इसको ट्रीट ना करें तो ये एडल्टहुड में भी परसिस्ट कर सकता है। डेफिनेशन इसकी ये है कि देयर इज़ एन एब्सेंस और रिडक्शन ऑफ स्पीच, either voluntary or abolitional. Mutism is typically associated with catatonia, usually in schizophrenia, लेकिन it can also happen in depression, bipolar disorder, intoxication and neurological conditions. फिर आ जाते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। आपको पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स का ख़ास तौर पे ज़िक्र स्किज़ोफ्रेनिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा होगा। तो नेगेटिव सिम्टम्स वो हैं जो कि दे आर द थिंग्स दैट आर टेकन अवे और रिड्यूस्ड, जैसे कि रिड्यूस्ड मोटिवेशन और रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। तो नेगेटिव इमोशंस का एग्जांपल है फ्लैट इफेक्ट, मोनोटोनस ऑलमोस्ट रोबोटिक स्पीच, एनहेडोनिया, पेशेंट कोई प्लेजर नहीं फील करता, आइसोलेशन होती है और क्लिनिकल रिजेम्बलेंस ऑफ डिप्रेशन होता है। इसी तरह इसको कंपेयर करें तो पॉजिटिव सिम्टम्स वो हैं कि जो चीज़ें ऐड हो गई हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस, विजुअल और ऑडिटरी और डिल्यूजनल थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। सो नेगेटिव मीन्स समथिंग हैज़ बीन टेकन अवे। देन देयर इज़ न्यूरोसिस. Neurosis is a term that is mainly used today by followers of Freudian thinking to describe mental disorders that are caused by past anxiety, often that has been repressed. तो अगर आप फ्रॉइड को थोड़ा सा स्टडी करें, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी, तो उसमें ये होता है कि दिस इज़ बेसिकली उनकी जो थियरी है ऑफ आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये उससे मुतल्लिक है कि पेशेंट का जो प्रेजेंट इशू है, अगर आप उसको इफ़ यू टॉक अबाउट इट एंड यू डिग डीप तो पता चलता है कि ये एक चाइल्डहुड इशू है एंड देयर आर इश्यूज एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईगो एंड आईडी, जिसकी वजह से अब इनको ये इशू हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोसिस। देन देयर इज़ ऑब्सेशन. ऑब्सेशन बेसिकली एक ऐसा आइडिया है या ऐसी थॉट है जो बार बार आपको ख्याल आता है एंड यू कांट सीम टू गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, ये डिफरेंट इंट्रूसिव और अनवांटेड इमेजेस भी हो सकती हैं, थॉट्स भी हो सकते हैं, और ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस देते हैं। पेशेंट अगर कोशिश भी करे टू इग्नोर सच थॉट्स तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है and they have to neutralize it with some other thought or action. तो अब इसमें एग्जांपल हो सकता है ऑब्सेशन कंपल्शन को, बाय द वे आप कंफ्यूज ना करें। ऑब्सेशन इज मोर लाइक थॉट्स एंड कंपल्शन इज मोर ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ऑब्सेशंस आर रिकरिंग एंड इरेशनल आइडियाज और इमेजेस, लेकिन कंपल्शंस आर रिकरिंग इरेशनल एक्ट्स और बिहेवियर्स। ऑब्सेशंस कैन कॉज कंपल्शंस। ठीक है, एंड ऑब्सेशन से आपको ये होता है कि हर वक्त फियर और वरी और एंग्जाइटी रहती है। कंपल्शन आपको फिजिकल बॉडी डैमेज करा सकता है। ओरिएंटेशन, ये बहुत कॉमन टर्म है, एवरीवन शुड नो अबाउट इट। तो ओरिएंटेशन इज़ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो जब आप साइकाइट्री का और मिनी मेंटल स्टेट एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये टर्म फेस करनी पड़ती है। इसमें सिंपली ये है कि आप कहेंगे कि एक पर्सन ओरिएंटेड है अगर उसको पता है कि वो कौन है, वो कहाँ है, क्या टाइम है। ठीक है, ही इज़ ओरिएंटेड इन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू नो क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट की ओरिएंटेशन अफेक्ट होती है। उसको नहीं पता वो कौन है, उसको नहीं पता वो कहाँ है, उसको नहीं पता कि क्या टाइम है, क्या डेट है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्लूज़ होती हैं। तो ओरिएंटेड टू पर्सन का मतलब है कि पेशेंट को अपना नाम पता है और वो अपने जानने वालों को पहचान सकता है। ओरिएंटेड टू प्लेस का मतलब है उसको पता है वो किस हॉस्पिटल में है, किस क्लिनिक में है, किस टाउन में है, किस शहर में है, किस मुल्क में है। ओरिएंटेड टू टाइम मीन्स उसको पता है क्या दिन क्या है, तारीख क्या है, हफ्ता क्या है, मौसम क्या है। देन देयर इज़ पैरानोया. पैरानोया जो है ये एक डिल्यूजनल फीलिंग है कि पीपल आर आउट टू गेट यू। आपको लग रहा है कि आप किसी तरह थ्रेटेंड हैं और इस चीज़ की कोई एविडेंस नहीं है। दूसरे लोगों को ये वो नहीं कन्विंस हो सकते कि इस बिहेवियर को वो जस्टिफाई कर सक रहे हैं, लेकिन दे आर कन्विंस्ड कि वो ख़तरे में है। दिस इज़ पैरानोया। तो इसको डिल्यूजन की तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेट्स दैट पीपल कैन बी स्केयर्ड एंड वरीड अबाउट।
तो इसमें द द मेन थिंग इज़ कि ये बेसलेस होता है, ठीक है? ये आपके माइंड में होता है और दूसरे लोग अगर इस पे बात करें तो वो कन्विंस नहीं होंगे। देन देयर इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो हैं बेसिकली कि ये एबनॉर्मल पर्सनैलिटीज़ हैं, मैल अडेप्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं और ये लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर इनकी बेसिस होती है। तो इनको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए जो है वो ऑड एक्सेंट्रिक क्लस्टर है, क्लस्टर बी ड्रामेटिक और अनप्रिडिक्टेबल क्लस्टर है, क्लस्टर सी में एंग्शियस और फियरफुल किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो क्लस्टर ए की मिसाल हो सकती है पैरानॉइड पर्सनैलिटी, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी, शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी। और क्लस्टर बी का एग्जांपल हो सकता है एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्ट। क्लस्टर सी में आ जाता है अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड अदर पीपल ये एबनॉर्मल है, आपका वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इमोशनली एबनॉर्मल है एंड योर वे ऑफ रिलेटिंग टू अदर पीपल इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल। पॉजिटिव सिम्टम्स, अगर आप नेगेटिव सिम्टम्स समझ गए हैं तो पॉजिटिव उसका ऑपोजिट है। ये भी स्किज़ोफ्रेनिया में अमूमन ये टर्म यूज़ होती है। ये वो सिम्टम्स हैं जो कि ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस, विजुअल, ऑडिटरी, डिल्यूजनल थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग या एजिटेटेड या रेपिटेटिव मूवमेंट्स। दीज आर पॉजिटिव सिम्टम्स। Then there's psychobabble. Psychobabble is a form of speech or writing जो कि साइकोलॉजिकल जार्गन, बज़वर्ड्स और लैंग्वेज को यूज़ करते हैं लेकिन वो अनट्रू होते हैं। सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि साइकाइट्री की टर्म्स को नॉर्मल स्लैंग आम बना देते हैं और इसका जो ट्रू स्पिरिट है वो लॉस्ट है। जैसे कि आमतौर पे देखा गया है कि अगर कोई बंदा सफाई पसंद है तो उसको कहेंगे कि फ़लाने को ओसीडी है, या अगर कोई बहुत अजीब-सी बात करेगा तो उसको कहेगा कि तुम तो मैनिक हो, या अगर किसी का मूड स्विंग हो रहा है, उसका मूड अभी अच्छा था और फिर बुरा हो गया तो उसको कहेंगे तुम बाइपोलर हो। यू नो ये बड़े सीरियस अल्फाज हैं विद सीरियस मीनिंग्स, लेकिन ये आम स्लैंग का हिस्सा बन गए, इस वर्ड को साइकोबैबल कहते हैं। देन देयर साइकोसिस। साइकोसिस भी बहुत कॉमनली यूज़ होती है ये वाली टर्म, और इसमें बेसिकली ये होता है कि जो पेशेंट है, that patient has lost touch with reality. It's a collection of symptoms जो कि माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं और बिल्कुल देयर इज़ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। During an episode of psychosis, a person's thoughts and perceptions are disrupted and they may have difficulty recognizing what is real and what is not. Clinically, it refers to patients that are suffering from delusions, hallucinations, and significantly disordered thought processes. Here's the difference between neurosis and psychosis. Neurosis is a group of uncertain functional neuropsychic disorders that exhibit themselves in specific clinical phenomena in the absence of psychological phenomena. और psychosis जो है ये एक critical mental illness है जिसमें you have lost contact with reality and there is a deep disturbance of the relationships with other people causing social unacceptance. Then there's reality testing. Reality testing is the ability to appreciate what one's environment is really like. ठीक है? तो psychotherapeutic function by which the objective or real world and one's relationship to it are reflected on and evaluated by the observer. तो you are basically seeing कि क्या आप अपनी reality के साथ उसको उसी तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसे कि वो है, या आप उसको कुछ और समझ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है? If your initial reaction to failing an exam was to assume that you will fail all the other exams, ठीक है? आपको लगता है कि आप एक दफ़ा फ़ेल हो गए हैं तो अब आप कभी पास नहीं होंगे, तो ये गलत है, ठीक है? और इसमें आप रियलिटी टेस्टिंग के थ्रू पेशेंट को कन्विंस करेंगे कि एक फ़ेल हुए हुए एग्ज़ाम का ये मतलब नहीं है कि आप मुसलसल फ़ेल होंगे। Reality testing is a concept in Freud's psychoanalytical theory in which the ego recognizes the difference between the external and the internal worlds. In other words, it is the ability to see a situation for what it is rather than what one hopes or fears it might be. It literally means आपको एक reality check देना is reality testing.
देन देयर स्किज़ोफ्रेनिया, ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है और इसको हम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन लाइनर में अगर मैं बताऊँ तो ये एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, लूज एसोसिएशंस होती हैं, अमंग अदर थिंग्स। देन देयर इज सुपर ईगो। जैसे कि मैंने कहा था, फ्रॉइड के काम को मैं उसके एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, लेकिन उनका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ आईडी ईगो एंड सुपर ईगो, तो ये सुपर ईगो इज़ वन ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स। सुपर ईगो इज़ अ काइंड ऑफ अ शेड ऑफ योर पर्सनैलिटी जो कि आपके सबसे ज़्यादा जो प्राइमल अर्जेस हैं उनको सप्रेस करता है। इट इज़ द मोस्ट गुड एंड सेल्फलेस पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि ईगो एक पेशेंट की अगर वो कहती है कि टू स्टील समथिंग, तो सुपर ईगो जो है वो उसको डिस्करेज करेगा फ्रॉम दैट बिहेवियर बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। सो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ सुपर ईगो, जैसे कि हैविंग हाई पर्सनल स्टैंडर्ड्स, एडहेरेंस टू लॉ एंड रूल्स, फीलिंग ऑफ गिल्ट, उसके अलावा रेजिस्टिंग पीयर प्रेशर, कल्चरल ट्रेडिशंस और नॉर्म्स को फॉलो करना, एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक रखना, दैट इज़ सुपर ईगो। देन देयर इज ट्रांसफरेंस। अगर आपको याद हो, हमने काउंटर ट्रांसफरेंस पढ़ी थी। तो ट्रांसफरेंस इज बेसिकली जब पेशेंट अपने थेरेपिस्ट को एक बायस्ड वे में देखता है, ठीक है। वो अपने कुछ और फीलिंग्स और थॉट्स को प्रोजेक्ट कर रहा होता है थेरेपिस्ट के ऊपर, उसकी परसेप्शन न्यूट्रल नहीं होती, वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है अपने फीलिंग्स और डिज़ायर्स को ऑन टू द थेरेपिस्ट। किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उनकी लाइफ में, चाहे वो पेरेंट है या कोई और है, उसको वो अपने थेरेपिस्ट में उसका एक प्रोजेक्शन नज़र आ रही होती है। तो दैट, और वो फीलिंग उसकी अकॉर्डिंग टू दैट होती है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफरेंस। सो आई होप कि बहुत सारी टर्म्स मैंने कवर की हैं। अगर कुछ रह गई हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड follow me on Instagram and Facebook. I'll be back with another video. Allah Hafiz.